अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेट लाइन करंट्स। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है EMT1 की। ओके, तो ये देखें, EMT1 की सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं, ये देखते जाए। तो आज की जो मेरे पास वीडियो है वो देखें कौन सी है। वीडियो नंबर 37 है मेरे पास, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ बी। इसका ए पार्ट है स्ट्रेट लाइन करंट्स। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम द डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर बात करेंगे, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम अम्पेयर लॉ पर बात करेंगे। अम्पेयर लॉ को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इसकी इंटीग्रल फॉर्म क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है, इसके एप्लीकेशन और लिमिटेशंस क्या है, इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ओके, तो फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम ये दिखते जाएंगे। ओके, तो आइए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो सबसे पहले देखिए स्ट्रेट लाइन करंट्स। ये हमारे पास बुक है। तो टॉपिक क्या है, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास स्ट्रेट लाइन करंट्स है हमारे पास। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट वायर्स इज शोन इन फिगर 27। द करंट इज कमिंग आउट ऑफ द पेज। यानी कि हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास 27 फिगर है। ओके, तो यहाँ देखें कि हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है किसका, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर का। और उस इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर को हमने सर्कल की फॉर्म में कर दिया है। अब द करंट इज कमिंग आउट ऑफ द पेज। यहाँ देखें कि जो हमारे पास इधर है करंट आउट द पेज लिखा हुआ है, यानी कि डॉट शो कर रहा है। अब जो वायर है उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो अब जो मेरे पास इसमें करंट है वो आउट दी पेज है, यानी कि मेरे पास ये पेज है ना, इसके ऊपर वाली साइड अबव होगा। यानी कि अगर इधर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो देखें जो मेरे फिंगर्स होंगी किसको डिनोट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिनोट करेंगी। तो मेरे पास जो थंब होगा वो किसको शो करेगा, करंट को। तो यही है जो डॉट है ये वाला, कि ये किसको शो कर रहा है, ये कुछ शो कर रहा है कि जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड साइड पर है। ओके, तो एट अ ग्लांस इट इज क्लियर दैट दिस फील्ड हैज अ नॉन जीरो कर्ल, समथिंग यू शैल नेवर सी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स। यानी कि अब यहाँ देखें, इट इज क्लियर दैट दिस फील्ड हैज अ नॉन जीरो कर्ल, यानी कि जो हमारे पास यहाँ कर्ल है वो नॉन जीरो है। ओके, अब इसके कर्ल के नॉन होने का जीरो का मतलब क्या है कि हम इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का और लेंथ का, एलिमेंट लेंथ का हम कर्ल लेते हैं तो वो हमारे पास किसकी इक्वल आता है, जीरो की इक्वल आता है। इसको हम देखेंगे जब हम अम्पेयर लॉ को स्टडी कर रहे हैं। यानी कि ये हम ए पार्ट स्टडी कर रहे हैं ना, तो इस सी पार्ट में हम देखेंगे कि जो अम्पेयर लॉ की डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म होगी उसमें हम जो होगी ना मेरे पास डिफरेंशियल फॉर्म, उसमें हम इस बात को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मेरे पास जो कर्ल होता है वो मेरे पास क्या होता है, नॉन ज़ीरो होता है। ओके, तो अच्छा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 38 इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस एस सेंटर्ड एट द वायर इज। यानी कि अब इक्वेशन नंबर 38 क्या है, ये तो दी गई है, ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई एस। ये म्यू नॉट क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, आई क्या है करंट है, और नीचे वाला करंट है, ये कांस्टेंट है, एस क्या है हमारे पास रेडियस है। ओके, यानी कि ये जो हमारे पास टॉपिक है, जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेडी करंट है ना, इसमें हमने इस फार्मूले को यूज़ किया हुआ है। अच्छा खैर, वो फार्मूला हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास b इज इक्वल टू इसके इक्वल है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट करें तो इधर भी इंटीग्रल, इधर भी इंटीग्रल, इधर भी डी एल, इधर भी डी एल। यानी कि अब इधर देखें, ये हमारे पास डायग्राम है। इस डायग्राम में हमारे पास क्या है, ये शेप है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें एक हम सपोज कर लेते हैं, एक हम खुद से दायरा लगाते हैं खुद से। ओके, एक क्लोज लूप लेते हैं। आप इधर स्क्वायर फॉर्म में भी ले सकते हैं, यानी कि ये बनी हुई है ना, तो हम इधर एक, यानी कि इधर हम सपोज कर लेते हैं, देखें ऐसे है ना हमारे पास,
ये ऐसे है, ऐसे है। ओके, अब ये मुझे सीन बनाना। आप अब हम क्या करते हैं, खुद से हम एक सर्कल बनाते हैं। वो आप सर्कल इस तरह ही बनाए अपनी आसानी के लिए, लेकिन आप इधर ऐसे भी बना सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हो, आप लोगों की अपनी मर्जी है। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए हम क्लोज ही बनाएंगे। अब वो क्लोज क्यों बनाएंगे मैं इधर बताता हूँ। सपोज करते हैं जो हमने सर्कल बनाया है वो हमारे पास ये है, सपोज कर रहे हैं। ओके, ये वाला ये। तो अब इस पूरे सर्कल का हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, कि इसमें क्या हो रहा है। अब यहाँ देखें कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज होती जा रही है। यानी कि ये हमारे पास सर्कल है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है। तो यहाँ डायरेक्शन ये है, तो यहाँ डायरेक्शन ये है, यहाँ यानी कि टेंजेंट है हमारे पास डायरेक्शन है ना। ओके, ये है, ये है, ये है। तो हम ये डी एल हमारे पास, ये यहाँ से लिखा डी एल है, तो ये डी एल है, ये डी 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 एल है। ओके, तो इसलिए एक जो डी एल का आंस आएगा, ये डी एल है, तो यहाँ ये डायरेक्शन होगी। तो हमारे पास जो एंगल होगा हमारे पास जीरो होगा। जब कॉज में जीरो एंगल पुट करते हैं हमारे पास आंस वन आता है। ओके, तो एक डी एल के आंस को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो वही काम हमने इधर कर रहे हैं कि हमने इंटीग्रेट कर दिया है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ जो कांस्टेंट होगी वो बाहर आ जाएंगी, तो हमारे पास इंटीग्रल और डी एल रह जाएगा। अब ये किसको शो कर रहा है, ये इंटीग्रल डी एल टू पाई आर को शो कर रहा है, यानी कि टू पाई एस को शो कर रहा है। आर लिख लेंगे, एस लिख लेंगे, ये टू पाई एस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास म्यू नॉट आई आ जाएगा। यानी कि क्या है कि डाइवर्जेंस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी इक्वल आ चुकी है, म्यू नॉट आई की इक्वल आ चुकी है। ओके, यानी कि जब हमने सर्कल ले रहे हैं, ये वाला सर्कल, इसको सर्कल से वो हमारे पास टू आई आर है, यानी कि ये है ना हमारे पास, ये आर है। तो इसको आर बुक में एस से डिनोट किया तो मेरे पास ये एस आ जाएगा इधर। ओके, तो अब यहाँ देखें नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नोटिस दैट द आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एस। एस यानी कि रेडियस, कि जो मेरे पास ये वाला आंस आया है, ये वाला आंस ये इंडिपेंडेंट है कि आप ये छोटा बना लें या ये ले लें या ये ले लें या ये ले लें या ये ले लें या बड़ा ले लें, या फिर इसको आप इस फॉर्म में ले लें या इसको आप किसी भी फॉर्म में ले लें, आंस आपका हमेशा क्या आएगा, यही आएगा, ये वाला। ओके, ये आएगा। अब हम ये स्फीयर की फॉर्म में क्यों लेते हैं, जो हमारे पास क्लोज, क्यों इसमें हमारे पास आसानी होती है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसे है ना, तो यहाँ यहाँ ऐसे हमारे पास, तो यहाँ ये जो पोर्शन होगा डी एल का, और जो बी का, यानी कि बी डी एल, इसको ओपन करेंगे तो बी डी एल कॉज होगा ना, तो इधर एंगल जीरो होगा तो मेरे पास ये वन हो जाएगा, तो मेरे पास बी डी एल ही बच जाएगा। इधर मेरे पास आसानी है। लेकिन अगर इसको हम ऐसे फॉर्म लिखेंगे, आंस तो आ जाएगा लेकिन हमारे पास मुश्किल का सामना करने का पड़ेगा। इधर तो चले मान लीजिए जीरो होगा, लेकिन इधर क्या होगा, फिर ये इधर कैसे कैसे वहाँ पर मुश्किल हो जाएगी। या फिर अगर हम ये फॉर्म लें तो इसमें भी हम कर सकते हैं इजीली, लेकिन ये हमारे पास इसमें भी मुश्किल आती है थोड़ी सी। तो हमारे लिए सिर्फ यही बेस्ट रहता है। तो इसलिए लिखा है जो भी आप डायग्राम बनाएं तो आंसर सेम आएगा, बिकॉज बी डिक्रीजेज एट द सेम रेट एज द सर्कमफ्रेंस इंक्रीजेज। अब वही बात है लेकिन दूसरे अल्फाज में लिखी गई है कि जैसे जैसे इसका आप रेडियस इंक्रीज करते जाएंगे, यानी कि इसका रेडियस कम है, इसका ज़्यादा है, इसका और ज़्यादा है, जैसे जैसे आप रेडियस इंक्रीज करते जाएंगे, यानी कि रेडियस इंक्रीज करने का मतलब है कि सर्कमफ्रेंस इंक्रीज करते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही कम होती जाएगी। यानी कि एस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल रहेगा, मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, in fact it does not to have a circle any old loop that encloses the wire would give the same answer। जो मैंने बता दिया कि आप कोई भी शक्ल ले लें तो होने वो लूप चाहिए, तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, तो आप उसके लिए जो आंसर होगा वो म्यू नॉट आई ही होगा। फॉर इफ वी यूज, अच्छा अब हम सिलेंड्रिकल शेप यूज़ कर लें तो हम जानते हैं सिलेंड्रिकल शेप में एस होता है, फाई होती है और जी होता है, यानी कि थर्ड एक्सिस होता है। यस, यहाँ के सिंपल वर्ड हम जी एक्सिस कहते हैं, विद द करंट फ्लोइंग अलोंग दी जी एक्सिस। अगर हमारे पास वाई भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है इन स्फेरिकल सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो हमारे पास डी एल ये है, यानी कि हमारे पास क्या है, एक है
एस है, एक फाई है और एक हमारे पास जी है, डी एल इसके इक्वल है। डन हो गया। अब जो मेरे पास फार्मूला है पिछले वाला वही हम यूज़ कर रहे हैं। फार्मूला में क्या कि अब डी एल की जगह क्या पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ देखें, चूंकि जो हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड उसमें हमारे पास फाई है, सिलेंडर के फॉर्म में हमारे पास फाई है, तो सिर्फ हम डी एल में सिर्फ ये फाई वाला कंपोनेंट लेंगे। इसके बाकी ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, एंगल 90 का हो जाएगा, तो कॉस 90 की जीरो की इक्वल होती है। तो इसमें और इसमें क्या होगा, एंगल जीरो होगा तो पैरेलल होगा, तो हमारे पास मैक्सिमम होगा। इसलिए हमारे पास इसमें अभी का आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है, सेम आ रहा है। अच्छा, अब ये बताया गया कि टवाइस यानी कि दिस assume the loop is increasing the wire exactly once if it went around twice then 5 would run from 0 to 4 पाई। यानी कि जो हमने इस स्ट्रेट वायर को इस फॉर्म में लिखा है, अगर इसको हम टवाइस करके लिख दें तो मेरे पास जो हमने इधर पुट किया है, जो ये मेरे पास ये 2 पाई होगा, अब ये 4 पाई हो जाएगा। ओके, अगर इसको हम टवाइस करके लिख दें फिगर नंबर, अच्छा जी, if it did not enclose the wire at all then phi go to 51 to 52 and back again with, अच्छा अब ये फिगर नंबर 8 बताई गई है। ये देखें फिगर नंबर 8 ये है, 28 29 ये है। now suppose we have a bundle of straight wires, each wire that passes through our loop contributes mu naught I and those outside contribute nothing, figure 29, the line integral will देन बी। यानी कि अब जो हमारे पास है आंस वही आ रहा है। ओके, ये देखिए, ये मेरे पास एक फॉर्म है, इस फॉर्म में स्ट्रेट लाइन गुजर रही हैं। ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 I5 है। हम सिर्फ और सिर्फ उनको कंसिडर करेंगे जो कि इसमें से गुजर रही होंगे। यानी कि इसमें देखें कि जो मेरे पास I1 भी इसमें से गुजर रही है, I2 इसमें से नहीं गुजर रही, I3 भी गुजर रही है, I4 भी गुजर रही, I5 भी नहीं गुजर रही। यानी कि जो हमारे पास है 2 और 5 जो करंट है स्ट्रेट लाइन में वो इसमें से नहीं गुजर रहा सर्कल में, इसलिए उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो उसको हम मैनेज करके हमारे पास आंसर यही आ जाएगा। वेयर जो मेरे पास ये है स्टैंड फॉर टोटल करंट इंक्लोज्ड बाय द इंटीग्रेशन पाथ इफ़ द फ्लो ऑफ चार्ज इज रिप्रेजेंट बाय वॉल्यूम। अच्छा, यानी कि अब क्या है कि जो मेरे पास ये करंट है, इस करंट को हम करंट डेंसिटी की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। करंट डेंसिटी की फॉर्म में जो हमारे पास टोटल करंट इंक्लोज होता है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली। यानी कि जो मेरे पास ये फॉर्म होगी, ये फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, अब यहाँ देखिए, ये हमने लिखा इंटेग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। यानी कि जब हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसी का सी पार्ट को डिस्कस करेंगे 37 के सी पार्ट को एम्पियर लॉ का हम डिफरेंशियल फॉर्म को भी देखेंगे जब हम कर लेंगे, और इसी तरह हम इंटेग्रल फॉर्म देखेंगे, क्योंकि डाइवर्जेंस भी देखेंगे। और एम्पियर लॉ के मेरे पास ये फॉर्म है, इसको हम प्रूव भी करेंगे उधर। ओके, इंटेग्रल फॉर्म है ये मेरे पास इसकी एम्पियर्स लॉ की। जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गाउस लॉ होता है ना, इसी तरह सेम टू सेम मैग्नेटोस्टैटिक्स में एम्पियर लॉ अपनी किरदार अदा करता है। अच्छा, अब क्या है कि इधर हम स्टोक्स थ्योरम करते हैं। अब ये मेरे पास एलिमेंटल है ना, कंपोनेंट एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट को हम सरफेस में चेक करते हैं बाय यूजिंग दिस स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम का यही काम होता है, वो सरफेस को एलिमेंट में तो एलिमेंट को सरफेस में, यानी कि लेंथ को जो मेरे पास होती है स्ट्रेट लेंथ को उसको सरफेस में चेंज करता है, सरफेस को लेंथ में। अब क्या है कि ये कंपोनेंट हमारे पास सेम रहेगा। अब ये किस में चेंज हो जाएगा जी, सरफेस में। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्ल आ जाएगा। अब जो मेरे पास इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में कैंसिल आउट हो जाएंगे, या फिर इसको हम डिफरेंशिएट करके मेरे पास यहाँ से आ जाएगा। अब ये मेरे पास डिफरेंशियल फॉर्म बन चुकी है किसकी, एम्पियर लॉ की। ओके, एक ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये वाले 44 और 46 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ईएमटी में। और ये मेरे पास कुछ लिखा हुआ है कि जो मेरे पास लाइंस जो इससे बाहर होंगी उनको हम कभी भी इस इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते, यानी कि उसको हम जो है ही बाहर उनका जो कंट्रीब्यूशन नहीं है तो हम उसको किस तरह कंसिडर करेंगे। ओके, तो यही इसमें लिखा हुआ है। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।